हमारे साथ मौजूद है तुषार अविनाश। तो आइए इनसे सवाल करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला 24 का, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। तो क्या लगता है आप लोग दोनों की तैयारी कैसी है और ये 2024 में किसकी सरकार? इंडिया अलायंस जो है ना, वो तो 6 महीना पहले बना और इंडिया अलायंस में जो है 33 पार्टी भी शामिल हुई इंडिया अलायंस में। लेकिन जब ये 33 पार्टी जब शामिल हुई तो भाजपा का पैर से जो है ज़मीन खिसक गया कि साला जब सब अकेले अकेले लड़ा था फिर भी ऑपोजिशन में सारा मिला करके 165 सीट है। और अगर सब लोग अगर मिल गया 33 पार्टी हो गया तब तो 165 से 265 आराम से हो सकता है, 100 सीट तो बढ़ ही सकता है। और भाजपा भी जो है वो 290 से 190 में भी आ सकती है। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? बहुमत के लिए 273 चाहिए। तो उसके बाद से जो है रियल गेम चालू हुआ। रियल गेम क्या चीज़ का? तो जितना भी केंद्रीय एजेंसी है सभी का इस्तेमाल करना भाजपा शुरुआत किया, जिसमें कि मुख्य रूप से ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल करके अभी आप देखिए कि सबसे पहला जो टूट कहाँ हुआ तो बिहार में हुआ। बिहार में नीतीश कुमार को धमकी दिया होगा कि आपका जो है बहुत सारा विधायक है या आपके ऊपर भी बहुत सारा एलिगेशन है, फंसा सकते हैं, तो आ जाइए अभी भी एनडीए में। तो नीतीश कुमार एनडीए में चले भी गए। हेमंत सोरेन जी के पास भी ऐसा बात रखा गया होगा, लेकिन वो नहीं माने तो उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। और गिरफ्तार करवा दिया गया मतलब कि साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि ये गिरफ्तारी के बाद जो है झारखंड में जितना भी लोकसभा सीट है सारा जो है प्रभावित होगा। और जो भी वोट आने वाला था इंडिया अलायंस को, उसमें कम से कम हर एक सीट में 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोट का अंतर हो जाएगा इस गिरफ्तारी के बाद। क्योंकि राज्य का जो शीर्ष नेता है वो फ्रंट पे नहीं रहेगा, तो ये तो होना ही है। उसके बाद ये लोगों ने क्या किया कि जयंत चौधरी के जो दादाजी है, दादाजी चौधरी चरण सिंह, तो इन लोगों ने क्या किया, भाजपा ने एक भारत रत्न फेंक के मारा और आरएलडी जो है वो चल करके भाजपा के पास आ गया, एनडीए के पास आ गया। ममता बनर्जी को भी डराया, ठीक है, ममता बनर्जी भी जो है डायरेक्ट बोल दी कि हम इंडिया अलायंस से अलग होकर के लड़ेंगे। अब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती थी कि भाजपा का डर से, तो फिर क्या बोली कि कांग्रेस जो है वो बोलता है कि इतना सीट हमको दे दो, हम जो है 2 सीट देंगे। जाहिर सा बात है कि कांग्रेस जो है वो तो 2 सीट में मानेगा नहीं बंगाल में। तो ये तो एक बहाना था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी वहाँ पे भी टारगेट किए, सफलता भी मिल गया। अरविंद केजरीवाल तो जो है वो समझ लीजिए कि एक पैर उनका जेल में है और एक पैर जेल के बाहर में है। किस दिन गिरफ्तारी हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और एक बार गिरफ्तारी हो जाएगा तो चुनाव प्रचार में नहीं शामिल रह पाएंगे, और जब चुनाव प्रचार में शामिल नहीं रह पाएंगे तो फिर से हम वही बात बोलेंगे कि हर सीट पे जो है 20-30 हज़ार 40 हज़ार वोट का अंतर आएगा, क्योंकि शीर्ष नेता तो जेल में है, जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहेंगे, अभी अप्रैल में टाइम है, ठीक है। आपको हम इसका जो है अभी एक उदाहरण दे सकते हैं कि पाकिस्तान में 8 तारीख को जो है जनरल असेंबली का चुनाव हुआ, तो जो विपक्ष था, ठीक है, वो विपक्ष का जो शीर्ष नेता था वो इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। अब इमरान खान तो जो है जब जेल में रहे, शीर्ष नेता जब जेल में हो, और दूसरा चीज़ क्या किया गया कि चुनाव का सिंबल को छीन लिया गया। चुनाव का सिंबल जितना भी कैंडिडेट थे सभी लोग निर्दलीय के तौर पर लड़े, फिर भी उन लोग इमरान खान ने 100 सीट ले आया। उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग किया और एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया, लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे, ये लोग नहीं कर पाएंगे और जाहिर सा बात है कि इन लोगों को नुकसान होगा। देखिए, जो बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो यहाँ पे ये दोनों कंट्री में जिस तरह से धांधली हुआ है चुनाव में, वैसा ही धांधली इस बार इंडिया में भी होना है, ये तय है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बांग्लादेश में भी जो है शेख हसीना वो क्या की, वो जो उसका विपक्ष का जो पार्टी था, ठीक है, विपक्ष का पार्टी था बीएनपी,
तो उसको जो है क्या किया, उसको जो है उसको चुनाव लड़ने से जो है इतना परेशान किया गया कि वो चुनाव को ही बॉयकॉट कर दिया। उसी तरह हम पाकिस्तान का भी बात करेंगे। पाकिस्तान में कौन इस बार जो है सत्ता में आने वाला है, चाहे वो सेना का ही मदद से हो। पाकिस्तान में भी कौन आने वाला है, तो नवाज़ शरीफ आने वाला है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दिया, चुनाव लड़ने के लिए जो है इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया कि ये लोग जो है ऑटोमेटिकली हार गए। वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे जो है एनडीए यानी कि भाजपा जो है वो करेगी। ये जो 33 पार्टी था वो तो 33 पार्टी में से ऑलरेडी जो है घट करके अब जो है 29 हो गया। अब चुनाव आते आते तक पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 15-20 पार्टी ही जो है वो यूपीए में रहेगा। उधर में हम जब उड़ीसा का बात करेंगे तो नवीन पटनायक का तो एक तरह से एक्सटर्नल अलायंस तो चलते ही आया है और आगे भी चलता आएगा। तो नवीन पटनायक जो कि एक अच्छा खासा सीट लाते हैं उड़ीसा में, वो तो एनडीए के साथ में ही जाएंगे। उसके बाद वाईएसआरसीपी का भी हम अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो उसको भी अपने तरफ खींचने का जो है कोशिश कर रही है भाजपा। हो सकता है सफल भी हो जाए। कुल मिलाकर के भाजपा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ में जो रिलीजियस कार्ड है उसको तो वो अपना उस पत्ता को तो बाहर में रखे हुए है ही, ठीक है। आप जैसे देखिए कि जैसे राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है ज्ञानव्यापी ले आया गया, फिर मथुरा में जो है वहाँ पे भी एक मंदिर बनाने का मांग जो है वहाँ पे किया जा रहा है। और उसी तरह जो है बहुत सारा जो है अभी बहुत सारा तो न्यूज़ हम लोगों को आ जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी मस्जिद है जिसको जो है वो लोग कह रहे हैं कि ये भी जो है कहीं ना कहीं हिंदू मंदिर है और यहाँ पे भी एएसआई का जो है वो जांच होना चाहिए। तो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स को जो है वापस से धर्म की तरफ में शिफ्ट कर दिया गया है। अप्रैल तक ऐसा रहेगा, अप्रैल के बाद थोड़ा सा सामान्य हो जाएगा, लेकिन अप्रैल तक में जिस तरह का माहौल रहेगा, अभी देखिए यूसीसी का बात चल रहा है, एनपीआर एनआरसी सीए का बात चल रहा है, उसके बाद फिर आए दिन जो है किसी न किसी का गिरफ्तारी हो रहा है, ठीक है। और ईडी सीबीआई का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। तो इस तरह का तमाम चीज़ जो है अप्रैल महीना तक दिखेगा। और दूसरी तरफ जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हम जो बात करते हैं, या अब उसको इंडिया अलायंस का नाम दे दिया गया, इंडिया अलायंस का नाम दे दिया गया, इनके पास कोई तंत्र है नहीं। देखिए सेंट्रल एजेंसीज तो दूर का बात है, वैसा चीज़ जो कि सभी लोगों के लिए होना चाहिए, जिसमें कि खास कर कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो इन लोगों के साथ नहीं है। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये लोग कितना ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच सकती है। और मीडिया तो ऐसा है कि मीडिया जो है डायरेक्टली जो है वो आज का डेट में जो विपक्ष है उसको विलेन बना दिया है। और एनडीए का सरकार जो पिछला 10 साल से है उसका तो नाकामी अगर हम लिखने जाए तो जो है 300-400 पेज का कॉपी जो है वो भर जाएगा, लेकिन मीडिया दिखाता ही नहीं है। तो इसीलिए आम जनता तक पहुंच भी नहीं पाता है कि भाजपा का क्या नाकामी है, ठीक है। मीडिया तो दिखा दे रहा है कि हाँ नरेंद्र मोदी ये कर दिए वो कर दिए, नरेंद्र मोदी जो है 10 नंबर से जो है 5 नंबर में ले आए जीडीपी को, नॉमिनल को। नरेंद्र मोदी जो है फलना जगह जो है अपने बॉर्डर को मजबूत कर दिए, विदेश से रिलेशन अच्छा बना दिए। अरे ये सब चीज़ बोलने से थोड़ी ना हो जाता है, ये सारा चीज़ तो मीडिया स्थापित कर दिया गया है। लेकिन असलियत में अगर देखा जाएगा तो हम बात कर सकते हैं, आज भी हम आपको बोल रहे हैं कि ग्लोबल हंगर रेट में इंडिया कहाँ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया कितना नंबर में है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया कितना नंबर में है, उसके बाद बेरोज़गारी दर में इंडिया कितना नंबर में है, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ है। उसके बाद फिर आपका जो है हम लोग HDI का बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इंडिया कितना नंबर में है। तो इंडिया जो है बहुत पिछड़ चुका है। और जो हम लोग इंटरनेशनल डेप्थ का भी बात करते हैं ना, वो 2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा इंटरनेशनल डेप्थ हो गया है, ठीक है। लोग नहीं समझ रहा है, आने वाला समय में सभी लोगों को समझ में आएगा, लेकिन अभी तो वर्तमान में तो सभी लोगों को यही लग रहा है कि हाँ मंदिर बन गया तो सब कुछ हो गया, ठीक है। भाजपा भी ऐसा है कि आम जनता से कभी थाली पिटवा दे रही है,
तो कभी ताली मरवा दे रही है, कभी मोमबत्ती जलवा दे रही है, कभी घर में झंडा लगवा दे रही है। तो भाजपा तो जो चाह रहा है वो तो सभी लोग कर ही रहा है, लेकिन इसका खामियाजा जो है आने वाला समय में सभी लोगों को भुगतना होगा। ठीक है, हम तो सारा चीज़ समझ रहे हैं असलियत, तो हम तो यही चाहेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट इंडिया अलायंस का जो है सरकार बने। लेकिन अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत सारा चीज़ तय करने वाला है कि देश में वाकई में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। ये एक तरह से जो है ये 2024 का जो चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने का चुनाव होगा।